सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। उम्मीद करते हैं कि टारगेट गुरुकुल का पूरा परिवार अच्छा होगा और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनकी एग्जाम में पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। पेन प्लीज। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शंस दिए गए हैं। रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डेटा, असिस्ट द मैनेजमेंट या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन है सभी व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड करें, वित्तीय डेटा की व्याख्या करें, प्रबंधन की सहायता करें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय लेखांकन यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक फंक्शन ये होता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, यानी सभी व्यापारिक लेन देन को रिकॉर्ड करें। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। अपने क्लास 12th में पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि करंट एसेट किसे कहते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि करंट एसेट किसे कहते हैं, और ये भी बताएं कि करंट लायबिलिटी किसे कहते हैं और करंट एसेट के क्या एग्जांपल्स हैं, करंट लायबिलिटीज के क्या एग्जांपल हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को तुरंत पॉज करिए और जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए यदि आपको पता है तो, ठीक है? आगे मत बढ़िए। जो स्टूडेंट्स अभी तक नहीं जानते कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, उनको हम बता देते हैं। करंट एसेट एक ऐसा एसेट होता है जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। दैट मीन्स द एसेट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड करंट एसेट। दूसरा, नॉन करंट एसेट किसे कहते हैं? द एसेट विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड नॉन करंट एसेट। यानी वो एसेट जिसको एक साल के अंदर हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं वो नॉन करंट एसेट हो गया, और जिसको एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो करंट एसेट हो गया। दूसरी चीज, करंट एसेट्स जो होते हैं वो जनरली रीसेल पर्पस से खरीदे जाते हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट्स बिजनेस पर्पस से खरीदे जाते हैं। वो बिजनेस की आधारशिला होते हैं, जैसे आपके बिजनेस का बिल्डिंग, आपके बिजनेस की मशीनरी, आपके बिजनेस के कंप्यूटर्स, आपके बिजनेस की मोटरसाइकिल्स, जो भी चीज़ें आप अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं वो सब नॉन करेंट एसेट्स में आते हैं, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़, नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है कि नॉन करेंट एसेट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड एसेट्स। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, नॉन करेंट एसेट को किस और नाम से जानते हैं? तो नॉन करेंट एसेट को फिक्स्ड एसेट्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इसमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है? तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, आप सभी को क्लियर फॉर्मूला पता होगा, और यदि नहीं पता है तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक संघर्ष बैच ज्वाइन नहीं किया है। जो स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो DDU में प्रवेश पाना चाहते हैं, LU में प्रवेश पाना चाहते हैं या फिर CUET के माध्यम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रवेश पाना चाहते हैं, they should enroll in our संघर्ष बैच and this is the best way to prepare for the entrance exam. And the one more thing is that we are providing the courses at most affordable price. तो जाइए और जल्दी से जाके एंट्रेंस एग्जाम के संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए। ज्वाइन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आपको संघर्ष बैच को आसानी से ज्वाइन कर लेना है स्टूडेंट्स। चलिए, तो आपको हम बता दें क्लियर फॉर्मूला क्या होता है। आपने क्लास 11th में अकाउंटेंसी पढ़ा होगा, उसमें आपको अकाउंटेंसी से जब रूबरू कराया जा रहा था तो आपको बताया गया होगा कि अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं वो कुछ बेसिक रूल्स पे होते हैं। आपने 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा, जिसमें आपने पर्सनल अकाउंट पढ़ा होगा, रियल अकाउंट पढ़ा होगा और नॉमिनल अकाउंट पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। आपने ये भी पढ़ा होगा कि नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपने ये भी पढ़ा होगा कि रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देखिए, हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि हम आपको MCQ सॉल्व करवाएं, MCQ सॉल्व करवाने के साथ साथ इससे संबंधित जितनी भी पॉसिबिलिटीज है क्वेश्चंस की बनने की, सारी पॉसिबिलिटीज को चर्चा करना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, क्लियर का मतलब क्या है? क्लियर में C का मतलब है कैपिटल। क्लियर में C का मतलब है कैपिटल।
एल का मतलब है लाइबिलिटी। आप लोग अपनी कॉपी उठा लेंगे और जल्दी से कॉपी में इन सारी चीजों को नोट करेंगे। सी का मतलब है कैपिटल, एल का मतलब है लाइबिलिटी, सी का मतलब कैपिटल, एल का मतलब लाइबिलिटी, ई का मतलब है एक्सपेंस, ए का मतलब है एसेट्स। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स एंड आर का मतलब है रेवेन्यू, यानी कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट्स, रेवेन्यू। अब ये क्लियर फॉर्मूला क्यों बताया जा रहा है, इसका रेलेवेंस क्या है आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज ये, कैपिटल क्या होता है, तो कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस मैन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिज बिजनेस, यानी वो पैसा जो बिजनेसमैन अपनी बिजनेस में पहली बार लगाता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। अब लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी इज द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू पे टू सर्टेन पर्संस। लाइबिलिटी का मतलब होता है एक तरह की आपके ऊपर वित्तीय ऑब्लिगेशन लगा दी गई है कि आपको इतना पैसा इस व्यक्ति को पे करना है। तीसरी चीज एक्सपेंस, मतलब खर्चे, जो भी आप स्पेंड करते हैं पैसा, उसको एक्सपेंस कहते हैं। एसेट्स यानी संपत्ति, रेवेन्यू यानी इनकम। अब यहां पे समझते हैं कि कैपिटल जब हम रिकॉर्ड करेंगे तो कैपिटल जब इंक्रीज होगा, जब आपके बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे डीडीयू में और एलयू में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप जब पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, पीवाईक्यू आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको संघर्ष बैच में ही मिलेगा, तो उसके लिए आप संघर्ष बैच ज्वाइन करिए। और पीवाईक्यू में जब आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बने। आपको हम बताना चाहेंगे कि कैपिटल जब इंक्रीज होता है, ध्यान से, कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो इसको हम डेबिट करते हैं। यानी कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा। एक्सपेंस अगर डिक्रीज होगा तो एक्सपेंस को क्रेडिट किया जाएगा। एसेट अगर इंक्रीज होगा तो एसेट को डेबिट किया जाएगा, और एसेट यदि डिक्रीज होगा तो एसेट को क्रेडिट किया जाएगा। एसेट के बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू यदि इंक्रीज होगा तो रेवेन्यू को क्रेडिट किया जाएगा, और रेवेन्यू यदि डिक्रीज होगा तो रेवेन्यू को डेबिट किया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, व्हेनेवर रेवेन्यू इंक्रीजेज देन इट विल बी, ऑप्शन दिया जाएगा डेबिटेड, क्रेडिटेड, बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन दिया जाएगा नन ऑफ द अबव। और वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आपकी फंडामेंटल चीजें क्लियर नहीं है। यहाँ पे आपको फंडामेंटल चीजें क्लियर करने के लिए टारगेट गुरुकुल आपकी जिम्मेदारी लिया है, संघर्ष बैच आपकी जिम्मेदारी लिया है। चलिए, तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और जब कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्लियर फॉर्मूला है आपका, ये क्लियर फॉर्मूला से कम 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी आपका 4 से 6 नंबर ये क्लियर फॉर्मूला आपको देगा। तो क्लियर फॉर्मूला को बिल्कुल याद रखें, और क्लियर फॉर्मूला इज द बेस ऑफ अकाउंटिंग। जैसे आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा कि यदि गोल्डन रूल हमको नहीं पता है तो हम कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं कर सकते हैं, हम कोई भी ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते, हम कोई भी लेजर नहीं बना सकते हैं। उसके लिए हमको जर्नल एंट्री और ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड एट द सेम टाइम क्लियर फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का तो हमने आंसर नहीं बताया आपको। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप एमसीक्यू डिस्कस करने आए तो आप रेगुलर क्लास क्यों ले रहे हैं। थोड़ी सी हमारी आदत बुरी है कि हम कोई भी टॉपिक यदि लेते हैं तो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ाने लगते हैं। ये हमारी, आप बुरी आदत समझें या अच्छी आदत समझें, लेकिन ये आदत हमारी जरूर बन गई है, कोई बात नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। इसमें पूछा गया कि इसमें से कौन सी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी वो लाइबिलिटी जो 1 साल के लिए नहीं ली गई है, 1 साल से ज़्यादा समय के लिए ली गई है। वो लाइबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर रीपे नहीं करना है, उसको 1 साल से ज़्यादा समय के बाद रीपे करना है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में डिवेंचर्स आते हैं। कौन आता है, डिवेंचर। अच्छा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपके डिबेंचर्स आते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपका कैपिटल आता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपका टर्म लोन आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कौन नहीं आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। नोट वाले क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसमें नोट लगा दिया जाता है, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूरे क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हैं, और जैसे ही वो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, तो वो डिबेंचर पे या कैपिटल पे या टर्म लोन पे टिक करके चले आते हैं। बट
दे आर नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट द फुल क्वेश्चन। तो सबसे पहली चीज़ ये करनी है आपको कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन को एक बार नहीं कम से कम 2 बार पढ़ना है। चलिए ठीक है। तो टर्म लोन, डिबेंचर्स और कैपिटल, ये तीनों के तीनों लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, लेकिन क्रेडिटर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज क्रेडिटर्स, बिकॉज क्रेडिटर्स आर द शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर्स को हमको 1 साल के अंदर पे करना होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे। एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्ट टर्म एसेट या फिर करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म एसेट या फिर करेंट एसेट बन सकता है, इसमें से कौन सा करेंट एसेट है। और ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको डेटर्स अगर मिले तो उस पर आप टिक कर दीजिएगा, डेटर्स करेंट एसेट होता है। बी आर आपको मिले बिल्स रिसीवेबल, तो उस पर टिक कर दीजिएगा, बी आर भी आपका करेंट एसेट होता है। इसके अलावा अगर आपको कैश मिले, बैंक बैलेंस मिले, तो इन सब पे टिक कर दीजिएगा, बिकॉज कैश, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल एज वेल एज डेटर्स आर द करेंट एसेट्स। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को कैसे तोड़ मोड़ के बनाया जा सकता है, कैसे यूनिवर्सिटी किस किस लेवल से आपके लिए क्वेश्चन बना सकती है, वो सारे लेवल्स आपके साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इसमें से कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। किसका होता है स्टूडेंट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ काइंड ऑफ इनकम। वैसे डायरेक्टली तो हम इसको इनकम नहीं कह सकते, लेकिन ये हमारा यहाँ पे पैसा बच रहा है। डिस्काउंट यदि रिसीव हो रहा है तो हमारा पैसा बच रहा है, तो इट इज अ काइंड ऑफ इनकम, जो डायरेक्टली तो इनकम नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इनकम है। अगर हमको 100 रुपये का सामान 80 रुपये में मिल जा रहा है तो 20 रुपये की हमारी बचत हो रही है, यानी 20 रुपये हमारे सेव हो रहे हैं। तो इसीलिए ये चूंकि इनकम है, तो इनकम का जब भी कोई भी अगर अकाउंट जो इनकम का है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको याद रखना है। कोई भी अकाउंट यदि लायबिलिटी के है तो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, कोई भी अकाउंट यदि एक्सपेंस का है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है, और कोई भी अकाउंट यदि एसेट का है तो उसका भी डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। 3 क्वेश्चंस के साथ साथ हमने इन क्वेश्चन से और भी यदि क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं, हमने उसको भी डिस्कस कर लिया है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ देखिए, एंट्रेंस एग्जाम होने में काफ़ी कम समय बचा हुआ है और आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से करने की। अगर आप अभी लेट करेंगे, अभी आप जाके टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप नहीं डाउनलोड करेंगे, संघर्ष बैच को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो आपके हाथ में पछताने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स जाइए, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए एंड जस्ट ज्वाइन साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें से कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से खाते की पुस्तकें खातों की पुस्तकों में नहीं दर्ज किया जाएगा। ऑप्शन ए है सेल्स ऑफ गुड्स, माल की बिक्री, पेमेंट ऑफ सैलरी, वेतन का भुगतान, क्वालिटी ऑफ स्टाफ, कर्मचारियों की गुणवत्ता, परचेज ऑफ गुड्स, माल की खरीद। तो सेल ऑफ गुड्स एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, सेल ऑफ गुड एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, यानी माल की बिक्री एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। वेतन का भुगतान ये भी एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, परचेज ऑफ गुड्स ये भी एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्वालिटीज ऑफ स्टाफ इट इज नॉट अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज क्वालिटी ऑफ स्टाफ। हमारे स्टाफ की क्वालिटी कैसे है इसको हम कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस। और एक और क्वेश्चन बन सकता है इससे कि क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, तो आंसर होगा बिग नो, बिल्कुल नहीं। क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में जिनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। स्टूडेंट्स चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है। ऑप्शन दिया गया परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, बी दिया है परचेज ऑफ एसेट फॉर कैश। आगे देखते हैं और कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। दो ऑप्शन तो हमने देख लिया, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम बिजनेस, और चौथा ऑप्शन है स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज। अब क्वेश्चन ये था कि इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का नहीं है।
फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब ये है कि कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, जिसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो अगर हमारे एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक करेंगे तो इसका कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, ये हमारे बिजनेस का एक क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन है, एक क्वालिटेटिव इवेंट है, ट्रांजैक्शन भी नहीं है, तो इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। Which of the following limitations of accounting states that accounts may be manipulated to conceal vital facts? देखिए अकाउंटिंग के बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं। एक ऐसा लिमिटेशन है जो ये बताता है कि अकाउंटिंग के जो भी फैक्ट्स और डेटाज हैं उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी उसमें हेर फेर किया जा सकता है, और उस लिमिटेशन का नाम है अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग की वजह से विंडो ड्रेसिंग हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये है कि जो अकाउंटेंट है वो मैनिपुलेशन कर सकता है, वो अपने हिसाब से कुछ चीज़ों की फेरबदली कर सकता है, हेर फेर कर सकता है, तो हेरा फेरी का डर रहता है अकाउंटिंग में। हिंदी में पढ़ लेते हैं। लेखांकन की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं बताती हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के लिए खातों में हेरफेर किया जा सकता है? ऑप्शन ए है लेखांकन पूरी तरह से सटीक नहीं है। ऑप्शन बी है लेखांकन से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। ऑप्शन सी है लेखांकन मूल्य स्तर में परिवर्तन की उपेक्षा करता है। ऑप्शन डी है लेखांकन गुणात्मक तथ्यों की उपेक्षा करता है। तो लेखांकन में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। ये वो लिमिटेशन है, ये वो सीमा है जिसकी वजह से अकाउंटिंग में मैनिपुलेशन हो सकता है, अकाउंटिंग के डेटाज में हेरफेर किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, लेखांकन से विंडो ड्रेसिंग हो सकती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है बुक कीपिंग इज एन आर्ट। बुक कीपिंग इज ऑप्शन एन आर्ट, अ साइंस, एन आर्ट एंड साइंस बोथ, या फिर नन ऑफ दिस। हिंदी में देख लेते हैं। बुक कीपिंग है एक कला, एक विज्ञान, एक कला और विज्ञान दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बुक कीपिंग एक कला भी है, बुक कीपिंग एक विज्ञान भी है, यानी बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज बुक कीपिंग इज अ साइंस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बुक कीपिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। अगला देखते हैं ड्राइंग्स अकाउंट इज अ। तो ड्राइंग्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है? हिंदी में देखते हैं। आरक्षण खाता है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता यानी पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो ड्राइंग अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता होता है, ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। स्टूडेंट्स आपको याद रखना है ड्राइंग अकाउंट क्या होता है। ड्राइंग अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है। देखिए अकाउंट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा पर्सनल अकाउंट है। तो इसका कंसेप्ट आपको तभी क्लियर होगा जब आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर होंगे, और इसके साथ साथ आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जब पढ़ा होगा तो पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल्स पढ़े होंगे, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल्स पढ़े होंगे। यदि आप वो सारे एग्जांपल्स याद रखते हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स संघर्ष बैच के हैं उनको तो पता है कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, लेकिन जो बच्चे अभी तक संघर्ष बैच में नहीं जुड़े हैं, टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो जाइए डाउनलोड करिए और संघर्ष बैच से जुड़िए और जाइए अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दीजिए। आगे देखते हैं। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज शोन एज ए कैपिटल अकाउंट, बी लाइबिलिटी अकाउंट, सी रेवेन्यू अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैसे शो किया जाता है? तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो लाइबिलिटी अकाउंट की तरफ से शो किया जाता है, देयता खाता। ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, दैट इज लाइबिलिटी अकाउंट, देयता खाता। पूंजी खाते का एक बार हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। पूंजी खाते का शेष इस रूप में दिखाया गया है, तो पूंजी खाते का शेष देयता खाते के रूप में दिखाया जाता है, यानी लाइबिलिटी अकाउंट के रूप में दिखाया जाता है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स विच वन इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट। इसमें से कौन सा ऐसा एसेट है जो इंटेंजिबल एसेट नहीं है? तो आपको पता है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं, लेकिन मशीनरी एक टेंजिबल एसेट होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज मशीनरी। मशीनरी क्या होता है? मशीनरी एक टेंजिबल एसेट होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज मशीनरी। टेंजिबल एसेट का मतलब एक ऐसा एसेट जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। इनटेंजिबल एसेट मतलब एक ऐसा एसेट जिसको ना ही छुआ जा सकता है ना ही देखा जा सकता है, उसको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे गुडविल को ना छुआ जा सकता है ना ही देखा जा सकता है, पेटेंट को भी नहीं देखा जा सकता है ना छुआ जा सकता है, कॉपीराइट को भी और ट्रेडमार्क को भी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बार इसको हम जूम कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइम टेबल है आपका अनाउंस कर दिया
गया है कि एंट्रेंस एग्जाम आपके 15-20 जून से होंगे और आपके पास समय काफ़ी कम है, तो इस बात को आप समझें और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें और संघर्ष बस ज्वाइन करके अपनी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा दें। अगला क्वेश्चन है, विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल यूजर्स होते हैं। हर एक यूजर जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है तो उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव छुपा होता है। कुछ लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की मदद से ये जानते हैं कि हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कुछ लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस की सॉल्वेंसी कैसी है, कुछ लोग ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कैसी है। यानी अलग अलग प्रकार के यूजर्स अलग अलग प्रकार से आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। अब ये पूछा गया कि कौन सा ऐसा यूजर है जो आपके बिजनेस के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में इंटरेस्टेड होता है, तो वो होते हैं आपके बिजनेस के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कौन होते हैं स्टूडेंट्स? आपके बिजनेस के बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बिकॉज इनसे आप लोन लेते हैं और ये देखते हैं कि क्या ये व्यक्ति हमारा लोन रीपे कर भी पाएगा या नहीं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप सी, दैट इज बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, सन्डी क्रेडिटर अकाउंट इज क्रेडिटर अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ऑप्शन है रेवेन्यू अकाउंट, ऑप्शन बी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी है लाइबिलिटी अकाउंट या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो सन्डी क्रेडिटर एक लाइबिलिटी अकाउंट होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सन्डी क्रेडिटर, यानी विविध लेनदार खाता एक देयता खाता है। विविध लेनदार खाता कौन सा खाता है? विविध लेनदार खाता एक देयता खाता है। अगला क्वेश्चन है, द थिंग विच इज परचेज्ड एंड सोल्ड इन द बिजनेस इज कॉल्ड। ऐसी वस्तु, ऐसी चीजें जो बिजनेस में खरीदी और बेची जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसी चीजें जो बिजनेस में खरीदी और बेची जाती हैं उन्हीं को तो हम गुड्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दैट इज गुड्स, यानी हिंदी में व्यवसाय में खरीदे और बेची जाने वाली वस्तु को माल कहते हैं। व्यवसाय में खरीदे और बेची जाने वाली वस्तु को माल कहते हैं, यानी गुड्स कहते हैं। अगला है, परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ। परचेज का मतलब किस चीज के खरीदने से है? तो परचेज का मतलब गुड्स के खरीदने से है, तो इसका हो जाएगा परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल। यानी क्रय का तात्पर्य क्रय से है। किस प्रकार के क्रय से है? तो क्रय का तात्पर्य पुनः विक्रय के लिए सामान से है, यानी पुनः विक्रय के लिए जो आप माल खरीदते हैं, जो गुड्स खरीदते हैं, उससे परचेज का रेफरेंस है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम आपको बताना चाहेंगे। थोड़ा सा आपका वक्त तो जाया हो सकता है यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि मतलब केवल एमसीक्यू डिस्कस करना चाहिए, एमसीक्यू से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उनको नहीं डिस्कस करना चाहिए। देखिए, एंट्रेंस एग्जाम में केवल एमसीक्यूज पढ़ के जाना जरूरी है। एंट्रेंस एग्जाम में एमसीक्यूज कहाँ से बन सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। वो संघर्ष बैच में आपको बताया जाता है और यहाँ पे भी आपको फ्री में भी कुछ चीज़ें बताई जा रही है, लेकिन सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती, इसके लिए आप जाइए संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए। चलिए, अब यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जो परचेज शब्द है, परचेज शब्द आपके बिजनेस में तभी यूज किया जाता है जब आप गुड्स की खरीदारी करते हैं, जब आप सामान की खरीदारी करते हैं तभी परचेज शब्द आपका यूज किया जाता है। दूसरी चीज जो सेल्स शब्द है वो भी तभी यूज किया जाता है जब आप गुड्स को सेल करते हैं। जब आप एसेट्स को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए परचेज या सेल्स का यूज नहीं होता है, उसके लिए एसेट अकाउंट का यूज होता है। लेकिन जब आप गुड्स को खरीदते या बेचते हैं तो उसके लिए आपको परचेज या सेल्स का यूज करना होता है। तो याद रखिएगा कि परचेज रेफर्स टू द परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल्स रेफर टू द सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, ये दोनों को दोनों गुड्स के रेफरेंस में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स इट इज वेरीफाइबल बाय डॉक्यूमेंट्स, इट हैज द क्वालिटी ऑफ। यानी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उनमें हम जो भी फैक्ट्स और डेटास को डिस्कस करते हैं वो सारे के सारे फैक्ट्स और डेटास को वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारे अकाउंटिंग के किस क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को बताता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। एक बार हम और रिपीट करना चाहेंगे कि यदि लेखांकन सूचना तथ्यों पर आधारित है, इफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और यह दस्तावेजों द्वारा सत्यापित की जा सकती है, तो इसमें डैश का गुण होता है। यानी इसमें अकाउंटिंग का कौन सा गुण होता है? तो इसमें अकाउंटिंग का विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसमें हो जाएगा रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं और उन फैक्ट्स को हम वेरीफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट से। अब उन फैक्ट्स को हम जब वेरीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट से, यानी हम कोई फालतू बात नहीं लिखे हैं, हम वही चीज़ें लिखे हैं जो सच में हुई हैं और उनका हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। अब सबूत है तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्फॉर्मेशन विश्वसनीय है, आपका इन्फॉर्मेशन
रिलायबल है, तो इसका हो जाएगा रिलायबिलिटी। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला पेज हम खोलते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपके पास जो समय है उसका आप यूज़ करिए और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी पूरी शिद्दत से करिए। और यदि आपके पास ये आपका ये समय निकल जाएगा तो दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा। ये जो बच्चे अभी एंट्रेंस में केवल एंट्रेंस को पास करने के मकसद से पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप एंट्रेंस को जब रैंक होल्डर बनने के पर्पज़ से पढ़ते हैं तो आपका एक माइंडसेट बड़ा होता है, और रैंक होल्डर बनाने की जिम्मेदारी आपके टारगेट गुरुकुल ने ली है आपके संघर्ष बैच के माध्यम से। संघर्ष बैच को ज्वाइन करिए, आपको रैंक होल्डर बना दिया जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में क्या क्या नहीं आता है? ऑप्शन ये है डेटर्स, ऑप्शन बी मोटर कार, ऑप्शन सी बैंक बैलेंस और ऑप्शन डी प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए डेटर्स भी करंट एसेट में आते हैं, मोटर कार तो नहीं आता है, बैंक बैलेंस भी करंट एसेट में आता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट में आते हैं। इसके साथ साथ बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट में आता है और इसके साथ साथ आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी करंट एसेट में आता है। लेकिन मोटर कार इज नॉट कवर्ड अंडर करंट एसेट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज मोटर कार। क्योंकि मोटर कार आपके बिजनेस का नॉन करंट एसेट होता है। मोटर कार को बेचने के उद्देश्य से नहीं, मोटर कार को यूज करने के उद्देश्य से खरीदा जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज मोटर कार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थोड़ा आज हमारी लाइव क्लास है, लाइव क्लास का समय होता जा रहा है। जो भी बच्चे संघर्ष बैच से जुड़े हैं, जाइए आप भी लाइव क्लास को अटेंड करिए। आपकी लाइव क्लासेस जरूर शेड्यूल की जा रही है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी शिद्दत से करिए। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।